Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. We'll talk about today these important articles. I'll give you a quick brief what we will be doing today. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोरापुट्स ट्राइबल फूड बास्केट क्या है मैं आपको बताऊंगी. हेल्थ सेक्शन से आप लिंक कर सकते हो मेंस में. लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, बेसिकली जीएस पेपर 2 इंडिया चाइना रिलेशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है. यूएन हैबिटेट की बात करेंगे, जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स. पार्किंसंस डिसीज प्रीलिम्स. इज कंजम्पशन एनफ टू ड्राइव ग्रोथ, तो दैट यू विल डिस्कस विद जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन. So this will be a topic of discussion for today. Please mark your attendance by liking this lecture. You have comment section. You can share your feedbacks. Sri Ram IS has been serving the nation since 1985. You can trust the content that is being shared with you. If you're preparing for 2026, then there is UPSC foundation course where you will make your foundation strong with every session, thematic sessions, previous year questions, CSAT classes, means everything will be taken care of. A number you'll be able to see on your screens. Please contact and they will give you the complete detailing of the course if you wish to get yourself enrolled. Now for the one who are preparing for 2025 free of cost on the platform, this series has been started. It is a live session where previous year questions are being discussed topic wise, right? So you can have a look over it also. Now with this, without taking your extra time, let's simply start the session. And please mark your attendance by liking this lecture too. So now when we talk about growth, see, they are talking about कि क्या सिर्फ consumption अकेले it can drive growth. It can, but to a certain extent. जब आप ये चीज़ें कॉमन सिनेरियो में अपने आसपास देखो, जब आप डिमांड करते हो, किसी भी चीज़ की डिमांड होती है मार्केट में, तो मार्केट में डिमांड होती है तो आप वो चीज़ खरीदोगे जाके. हालांकि मैं उसमें इन्फ्लेशन का भी कंसेप्ट नहीं ले रही हूँ. डिमांड होगी उस प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी मतलब ग्रोथ होगी, एज इन वहाँ पर, और प्रोडक्शन होगी. प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नौकरी मिलेंगी लोगों को, राइट? सो एक तरीके से डिमांड भी इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले करती है, क्योंकि डिमांड होगी तभी प्रोडक्शन होगी ना किसी चीज़ की. कोई प्रोडक्शन कब होगी? जब मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है. और अगर देखो डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्ट सप्लाई नहीं बढ़ती तो डिमांड, एक होता है ना डिमांड से इन्फ्लेशन बढ़ना, तो जब डिमांड बढ़ती है लेकिन प्रोडक्ट उतना ही है तो इन्फ्लेशन, महंगाई, उस जिस चीज़ की डिमांड बहुत है उस चीज़ के रेट भी बढ़ेंगे. और साथ ही साथ अगर सप्लाई नहीं हो पाती है फॉर XYZ रीजंस, तो सप्लाई के चक्कर में भी इन्फ्लेशन होता है. ठीक है, जो हम कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं. अगर सप्लाई नहीं हो पाता, मान लो ऑयल पीछे से प्रोडक्शन के टाइम पे मान लो ऑयल के रेट बढ़ गए तो चीज़ों के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे. अगर मान लो ड्रॉट आ गया, कोई फेमाइन आ गया तो रेट बढ़ेंगे. तो वो एक सिनेरियो है. नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइक नेविगेटिंग दीज टू इंटरकनेक्टेड बोट्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सप्लाई, देयर डिमांड एंड देयर सप्लाई. लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ सफिशिएंट है? देखो, कंजम्पशन से डिमांड तो बढ़ती है, नो डाउट एट इट, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखो तो इट डज नॉट क्रिएट दिस लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव कैपेसिटी. इंस्टेड दे आर सीइंग कि इन्वेस्टमेंट ड्रीवन ग्रोथ होती है. कंजम्पशन लेड ग्रोथ में आपने डिमांड करी, ठीक है, 2 नौकरी और मिल जाएंगी किसी को, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म नहीं है. लॉन्ग टर्म में जब भी आप जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्ट करोगे, एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हो, मान लो वहाँ नई जॉब्स आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ग्रोथ होगी, राइट? दैट इज व्हाट क्रिएट्स ग्रोथ. इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी इन द रिसेंट ईयर 2023 में, इट वाज ड्रिवन बाय कंजम्पशन 60.3% ऑफ जीडीपी. बट चाइना की तो देखोगे अगर आप, तो हम चाइना से पीछे हैं इस केस में. वो बता रहे हैं ऐसा क्योंकि चाइना, अभी हम इंडिया चाइना के जब रिलेशन देखेंगे तो आप देखोगे कि इंडिया की हालांकि इकोनॉमी अब अच्छे से ग्रो कर रही है और चाइना थोड़ा सा रुक गया है. वो उसकी बातें अब हम बाद में करेंगे. बट ओवरऑल चाइना की एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ होती है. हालांकि कंजम्पशन से भी जॉब क्रिएशन होता है बट उसका इम्पैक्ट कम है. देखो, अगर आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो, फायदा किसको होगा? रिटेलर्स को होता है. बट इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. अगर मान लो वो फ़ोन इम्पोर्ट हो रहा है और आप फ़ोन खरीद रहे हो तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बूस्ट होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ जॉब क्रिएट होगी, राइट। चाइना का इन्वेस्टमेंट रेट अगर आप देखो तो दैट इज 41.3% ऑफ जीडीपी इन 2023। चाइना इतना परसेंट जो है उसका पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है, उससे उसकी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। उनका पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, वहाँ जो लोगों का पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ मोर देन इंडिया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, सप्लाई पे भी, डिमांड पे भी, लेकिन दोनों का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मिसमैच हुआ, डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ गई तो आप सोचो सप्लाई बढ़ गई लेकिन डिमांड है नहीं, बिजनेसेस का जो स्टॉक था वो अनसोल्ड बिका रह गया, जॉब लॉस भी हो सकता है, राइट। सो अगर इन्वेस्टमेंट होगी, अगर ऐसी ग्रोथ होगी दैट इज इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, राइट, जॉब्स बढ़ेंगी, स्पेंड जॉब बढ़ेगी तो हाथ में पैसा आएगा, लोग कमाएंगे तो उनकी स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, राइट। तो सरकार जब अपनी पॉलिसी बनाती है, फिस्कल पॉलिसी आती है, मॉनिटरी पॉलिसी आती है, तो जो मॉनिटरी पॉलिसी आती है तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, फिस्कल पॉलिसी आती है। सो बेसिकली जो भी पॉलिसीज बनती हैं दे आर टू बैलेंस बोथ सप्लाई साइड ग्रोथ एंड डिमांड साइड एक्सपेंशन। जैसे आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लगा लीजिए, सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी इतनी हुई तो आपको इतना इंसेंटिव दिया जाएगा। और डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, सोशल स्कीम्स लेकर आती है। तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट से होता है, राइट। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चाइना का, जैसे मैं आपको बता रही थी, चाइना का जो ग्रोथ मॉडल है दैट इज इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। 1992 में चाइना का इन्वेस्टमेंट रेट था 39.1% और इंडिया का 27%। 2007 में इंडिया ने अपना इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाया 35.8%। 2013 में चाइना का इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ के आ गया 44.5%, इंडिया का गिरा 31.3%। चाइना का पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना दैट इज मेनली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन, लेकिन चाइना ने हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट लेवल ऊपर रखा है, राइट। तो जैसे अगर आप कंजम्पशन के तरीके से देखोगे तो दैट वाज 60.3% ऑफ द जीडीपी, और अगर चाइना का देखोगे तो दैट इज 39.1% ऑफ द जीडीपी in China basically. Are you getting my point? So investment led growth और consumption led growth में मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी हैं. Now moving to the next article. Now here we'll talk about Parkinson's disease. पार्किंसंस डिसीज क्या है, क्यों न्यूज़ में है, वो हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, होता कैसे है, राइट। सो कोई ट्रीटमेंट है, ये सारा कुछ आपके जीएस पेपर 3 से भी लगा सकते हैं। वैसे आप इसको डिसीज सेक्शन से भी लिंक कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आई वुड से पार्किंसंस डिसीज बेसिकली इट वॉज इन न्यूज़, अ स्टडी हैज़ अनकवर्ड अ हिडन प्लेयर इन पार्किंसंस डिसीज, right? 24-OHC, a cholesterol metabolite that fuels that spread of harmful protein clumps in the brain. जब ये डिसीज समझ आएगी तो कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। पार्किंसंस डिसीज एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। पार्किंसंस डिसीज बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो अफेक्ट करती है हाउ अ पर्सन मूव्स, क्योंकि ब्रेन में कुछ सेल्स हैं, ऐसा लगा लीजिए दे स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, दे डाई ओवर द टाइम। ये सेल्स मेक अ केमिकल, डोपामाइन जिसे आप बोलते हो, दैट कंट्रोल द मूवमेंट। जब ब्रेन डजंट हैव एनफ डोपामाइन तो ट्रेमर्स आ सकते हैं, वन कैन फील स्टिफ, दे विल मूव स्लोली, दे विल लूज देयर बैलेंस। सो द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड।
तो बाय द टाइम अ पर्सन हैज मतलब सिम्टम्स दिखने लगते हैं, उससे पहले तो पर्सन हैज ऑलरेडी लो 60 to 80% ऑफ द डोपामाइन मेकिंग सेल्स. तो ये डिसीज जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है ना, फिर वॉकिंग में, टॉकिंग में, ईटिंग में इट बिकम्स हार्डर. सी, देयर इज नो क्योर, but treatments like medication, therapy, lifestyle changes, it can help to manage the symptoms. This is all what is written here, right? So the neurons in this area produce dopamine. As I have told you, dopamine क्या है? Chemical messenger है that transmit the signals in the brain to produce smooth and purposeful movement. लेकिन अगर dopamine कम होगा तो it will cause the slowed movements, right? Now who does it affect? 60 साल basically average age. इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स. लेकिन अभी कोई ब्लड लेबोरेटरी या फिर रेडियोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है टू डायग्नोज दिस डिसीज. कोई क्योर भी नहीं है, लेकिन सिम्टम्स के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट कर दिया जाता है. आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, श्रीराम IAS हैज कम अप विद दिस पॉडकास्ट सीरीज वेयर 2 बेस्ट ऑफ फैकल्टीज डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बर्निंग इशूज, एंड वट एवर दे डिस्कस यू कैन राइट इट डाउन in your answers. In your interview it will help you out. So have a look over it. Apart from it, there are other sessions also that are on the platform. You can have a look and do subscribe to the channel. Whenever you will get the notification whenever any session gets published. Okay. Now recently C40 Cities and UN Habitat have announced a partnership that is to transform urban planning. Now, what is UN Habitat? UN Habitat is a part of United Nations that focuses on improving the cities and the towns worldwide. इसका main goal है to make sure, देखो नाम से ही पता चल रहा है, UN means United Nation, so it is a part of United Nation. UN Habitat, habitat means घर. So what is the main goal? To make sure that everyone has the safe place, affordable place to live. Cities are planned in a way that is good for both people and the environment. Right? So what does it do? It makes cities inclusive. It makes cities safe, sustainable. It works with different partners to reduce poverty, discrimination, inequality in urban areas. It promotes urbanization. मतलब इस तरीके से कि वो benefit करे communities को while protecting the environment also. ठीक है. So it is the focal point for all urbanization and human settlement. It is mandated by UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities where your goal is providing adequate shelter for all. So it works with partners to build safe, inclusive, resilient and sustainable cities. It promotes urbanization but as a positive transformation, reducing inequality, discrimination and poverty. So as far as the governance structure is concerned, it is a 3-tier structure. There is a UN Habitat Assembly, there is an executive board and the committee of the permanent representatives. Now as far as UN Habitat Assembly is concerned, it is a universal body. इसमें 193 member states हैं of the United Nations, and ये 4 साल में एक बार they had a meeting. एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 36 मेंबर्स हैं जो यूएन हैबिटेट असेंबली इलेक्ट करती है. एग्जीक्यूट मतलब जो इम्प्लीमेंट करेगी, राइट. सो हेयर ये साल में 3 बार मीट करते हैं. और एक कमेटी है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन हैबिटेट, ये 4 साल में 2 बार मिलते हैं एक ओपन एंडेड मैनर में. ठीक है, टू रिव्यू द यूएन हैबिटेट वर्क. इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी. कहाँ पड़ता है? केन्या. ठीक है. इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट हुई चाइना में जनवरी में, और एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो हुई है उस पर बात करेंगे. सो इट इज सिग्निफाइंग अ पॉसिबल थॉ इन द टेंशंस. चीज़ें, मसला सॉल्व हो सकता है बेसिकली. देखो अब वैसे भी यूएसए में कौन आ गया है? ट्रंप जी आ गए. ट्रंप जी का कार्यकाल जब रहा था पहले, तो चाइना के साथ बनी नहीं थी.
मैं आपको बिल्कुल अभी लेमन टर्म्स में बता रही हूँ ताकि ये स्टोरी की तरह आपको याद हो। अब चाइना मल्टीपल फ्रंट्स पे तो अपने लड़ाइयाँ एज इन दुश्मन नहीं रखेगा ना। तो यहाँ पर चाइना को होगा कि इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाई जाए। वैसे भी अगर आपको याद हो तो दोनों देशों ने पीछे डिस्कशंस करी थी, मीटिंग्स करी थी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके कि स्टैंड ऑफ नहीं करते हैं, बहुत रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, है ना, खर्चा बहुत होता है। सो इस विजिट के दौरान भी दोनों मिनिस्टर्स दे टॉक्ड एंड दे आर विलिंग टू इम्प्रूव देयर टाइज नाउ। इंडिया एंड चाइना अग्रीड कि हम वापस से मीडिया एंड थिंक टैंक इंटरेक्शंस करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, जो एक रिलीजियस पिलग्रिमेज है टू द सेक्रेड साइट तिब्बत में है, वहाँ उस पर भी बातें हुई। दोनों कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा फ्लाइट कनेक्शंस हों, इसकी भी बात हुई। देखो, इसके बावजूद भी बॉर्डर इश्यूज LAC पे हैं, दे आर स्टिल अनरिजॉल्व। देखो, अगर ये कहो कि ट्रूप्स आर फुली डिसएंगेज्ड, नो दे आर नॉट फुली डिसएंगेज्ड, बट अभी जो चल रहा है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बेटर कम्युनिकेशन हो रही है, इकोनॉमिक रिलेशंस और अच्छे होंगे, इट विल ईज द टेंशंस, बिजनेसेस के लिए अच्छा है, बॉर्डर स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है, राइट। रियल प्रोग्रेस विल बी सीन इफ देयर इज अ प्रॉपर एग्रीमेंट ऑन मिलिट्री डिसएंगेजमेंट ऑल्सो। हालांकि एक विजिट एक पॉजिटिव स्टेप रहा है, बट इंडिया नीड्स टू इंश्योर ग्रेटर, जब आप ये सब बात करते हो सो यू नीड टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द डिप्लोमेटिक डीलिंग्स, राइट। नाउ एज फार एज जियोपॉलिटिकल, अब देखो एक एंगल देखो, इकोनॉमिक फैक्टर और जियोपॉलिटिकल फैक्टर। पहला तो मैंने आपको ट्रंप वाला फैक्टर बताया। उन्होंने अपने 2017 से 2021 में देयर वाज अ ट्रेड वॉर विद चाइना, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई, डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों देशों के बीच में काफ़ी टेंस थे। अब ट्रंप अगर अगर ट्रंप अब वापस एक हार्ड स्टैंड लेते हैं अगेंस्ट चाइना, तो बीजिंग चाहेगा कि वो इंडिया के साथ अपनी टेंशन रिड्यूस करे, क्योंकि मल्टीपल फ्रंट्स पे प्रेशर फेस करना एक कंट्री अवॉइड ही करना चाहेगी। चाइना बहुत टाइम से इट इज फेसिंग challenges as far as its economy is concerned. There is slower economic growth, real estate prices are there, foreign investments are declining, businesses are pulling out of China, unemployment बढ़ रहा है. It matters to India. चाइना बहुत सा माल इंडिया में भेजता है. 2023 में इंडिया चाइना की ट्रेड जो थी दैट वाज वर्थ $136 बिलियन, पर ट्रेड सरप्लस रहा. चाइना मेड मोर प्रॉफिट, हमारा नहीं उनका. अगर इंडिया चाइना की टेंशन्स बढ़ी तो इंडिया इंपोर्ट रोकेगा और भी चाइना से, चाइना की इकोनॉमी को और दिक्कत होगी. सो चाइना माइट वांट टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए भी. इस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी एक्सपैंड कर रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में आ रही हैं. हालांकि वो कंपनीज बल्कि चाइना से मूव करके इंडिया में आ रही हैं. दे आर सीइंग इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन. बट इंडिया इस चीज का पूरा फायदा उठाए तो वी नीड स्टेबिलिटी. अगर इंडिया चाइना में टेंशन रहे तो बिजनेसेस मे हेजिटेट टू इन्वेस्ट हेयर ऑल्सो ड्यू टू द रिस्क. सो इंडिया की स्ट्रैटेजी भी है टू एंगेज डिप्लोमैटिकली विद चाइना टू रिड्यूस टेंशंस. हालांकि विल स्टैंड फर्म ऑन द बॉर्डर इश्यूज, राइट. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स. These all things matter, right? चलिए आगे बढ़ते हैं with the next article. कोरापुट उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट है. इट इज़ अ रीजन ऑफ ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, रिच बायोडाइवर्सिटी है, बट यहाँ पर परसिस्टेंट पॉवर्टी रही है, हाई लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन रहा है. डिस्पाइट सरकार की बहुत सी स्कीम्स चली हैं फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन माल न्यूट्रिशन बहुत रहा है. ठीक है. सो ये जो पूरा आर्टिकल है दैट इज हाईलाइटिंग दिस माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी इन उड़ीसा डिस्पाइट गवर्नमेंट स्कीम्स. नाउ here the question arises how the local community can take the ownership of this nutrition security now.
the people here themselves can play a very active role in improving their nutrition situation rather than relying on the government program. How? First of all, community-led initiative. लोकल फार्मिंग करो फॉर न्यूट्रिशियस फूड, किचन गार्डन्स को प्रमोट करें. एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आए जहाँ पर पहले तो आपको फैमिलीज को ये बताना है कि बैलेंस डाइट और हाइजीन क्या है. फिर आपको लोकल फूड सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है वहाँ. यू इम्प्रूव एक्सेस टू द गवर्नमेंट न्यूट्रिशन स्कीम्स ऑल्सो. ट्रेन विमेन इन दिस रिगार्ड इन बेटर न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस. विमेन एम्पावरमेंट होगी. So here people should take the responsibility and they should work together to improve their nutrition situation. In this direction, we'll talk about a model that is this community-based nutrition literacy model. This you can quote as an example. It is implemented in Koraput by MS Swaminathan Research Foundation, जिसके अंदर tribal communities को empower किया जाए by enhancing their understanding of the nutrition. उनको स्किल्स दी जाएं ताकि वो डाइटरी चॉइसेस में दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. सो हेयर द प्रिंसिपल इज दैट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू अंडर न्यूट्रिशन मस्ट इमर्ज फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ. आप एक्सटर्नल एड पे डिपेंड ना करें. न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर हो, डाइट में डाइवर्सिटी हो, हाइजीन हो, सैनिटेशन हो, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस. दिस मॉडल टॉक्स अबाउट दिस थिंग. Awareness, self-assessment, training the local community, mobilizing collective action where you're working together, you're spreading awareness, right? Making changes in your food, in your farming, you're strengthening community institutions. Sorted it? So this was the whole session. I hope things are clear. If any doubt, you can ask me in the comment section. And for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.